हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं सुशील रगड़े हूँ, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आज हमारे साथ है शिवा प्रियांशी, जिनका आईबीपीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीओ का पोस्ट निकला है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शिवा। और आपका फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने कॉलेज कहाँ से की। थैंक यू सर। सर मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर से की है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से 2022 में ही कंप्लीट करा है केमिस्ट्री में। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आईबीपीएस पीओ एग्जाम क्लियर करा और मेरा ओ, सिलेक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब एक मुझे याद है जब हम आरबीआई में थे ना, तो एक ऐसा जोक होता था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लोग कहते थे कि वी आर फ्रॉम सीबीआई। तो लोग थोड़ा सा यस। उनसे डर जाते थे। तो क्योंकि हम एसबीआई कहते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उस तरीके से यस। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो सीबीआई होता है, लेकिन वो बताना पड़ता है कि वी आर फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यस सर। आपका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है शिवा? सर मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई है। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है और मेरी मम्मी होम मेकर है और मेरे भाई जो है वो ग्रामीण बैंक में पीओ एज अ पीओ काम करते हैं। ओके, तो आपको मतलब बैंक में जाना है, ये आपने कौन से एज में डिसाइड किया? आपके किसी फ्रेंड ने बताया या फिर रिलेटिव्स ने बताया, किसी ने बताया आपको कि बैंक में जाके आपको पीओ का जॉब लेना है? सर जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे भाई बैंक में पीओ है, ग्रामीण बैंक में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। तो उनको मैं प्रिपरेशन करते हुए देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी करना चाहिए। और जब उनका सिलेक्शन हो गया फिर उन्होंने मुझे अपने लाइफ के बारे में बताया, कैसे बैंक में वो काम करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सब। तो उनको देखते ही मैंने भी डिसाइड कर लिया था अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में कि मुझे भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और थोड़ा बहुत मैंने थर्ड ईयर में भी किया और जब कॉलेज खत्म हो गया तो मैंने फुल फोकस बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में ही लगाया। ओके, तो जब आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में थी तो हमारे पास काफी ऑप्शन होते हैं, जैसे टेंथ के बाद ही ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, साइंस करना है। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि मुझे साइंस में जाना है और केमिस्ट्री करना है? सर सबसे पहले तो 11th में जाने के बाद मुझे साइंस हमेशा से ही बहुत पसंद आता था और साइंस में ज्यादा मैथ्स। मैंने उस टाइम तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे पीसीएम ही लेना है। और फिर जब 11th 12th में हम इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर मेरा केमिस्ट्री में मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। और मैंने मतलब स्कोर भी बहुत अच्छा करती थी मैं अपने स्कूल में इस सब्जेक्ट में। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे केमिस्ट्री में ही आगे ऑनर्स करना है। ओके, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा होगा कि आपने साइंस किया है, केमिस्ट्री में किया, तो फिर बैंकिंग में आने का मतलब क्या रीजन था? आपको कौन सी ऐसी चीज थी बैंकिंग की जो आपको यहाँ पर खींचना? सर बैंकिंग एक तो जैसे मैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है। टाइम यस। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होता है। तो एक तो ये भी था रीजन और फिर भैया को देखते हुए मुझे भी लगता था कि हाँ ये सही है, इसमें जल्दी जॉब मिल सकती है। और इन सब कारणों से मैंने सोचा था कि बैंकिंग में ही आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो अब आपको पता है कि बैंकिंग में जैसे क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें से कौन से ऐसे एरिया थे कि आपके स्कूल से ही अच्छे थे? जैसे कुछ स्टूडेंट्स का क्वांट बहुत अच्छा होता है स्कूल में, इंग्लिश अच्छा होता है, तो वैसे आपका कैसा है? मतलब इसमें से कौन से एरिया आपके अच्छे थे स्कूल से? सर स्कूल से तो मैं बोलूँगी, रीजनिंग तो हम पढ़ते नहीं है स्कूल में, करेक्ट, लेकिन करेक्ट। क्वांट मेरा अच्छा था। मैथ्स में मुझे शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट लगा था। और रीजनिंग भी जब मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे स्टार्ट किया तो मुझे मजा आता था। मतलब ऐसा सब्जेक्ट था रीजनिंग की, जिस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उस टाइम रीजनिंग को पढ़ो, उसको सॉल्व करो, उसके पजल्स वगैरह सॉल्व करने में मुझे मतलब अच्छा लगता था और मुझे बोरियत फील नहीं होती थी। तो मैं क्वांट और रीजनिंग मेरा अच्छा था मुझे लगता है। करेक्ट, करेक्ट। और यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि ये पीओ लेवल का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, और मतलब काफी स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है, दो तीन बार देना पड़ता है। तो आप पे कभी इसका प्रेशर नहीं आया कि मैं अभी मेरा एज 21 साल है और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा कैसे होगा? ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आया क्या? सर कभी कभी तो मतलब ऐसा फील होता था एग्जाम देने दे के आने के बाद, जैसे कभी लगता था कि अच्छा नहीं किया एग्जाम, तो लगता था कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर मैं ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करती थी, नेक्स्ट एग्जाम पे स्विच कर जाती थी, उसके प्रिपरेशन में खुद को इन्वॉल्व कर लेती थी। और मैं सोचती थी कि अगर इस बार नहीं हुआ तो
एज मेरे सारे सारे एग्जाम्स के प्री क्लियर हो रहे थे और मेंस का रिजल्ट का वेट था, तो मुझे लगा कि इस बार प्री क्लियर हो रहा है, अगर थोड़े मार्क्स से कहीं मैं लैग करती भी हूँ तो नेक्स्ट ईयर फुल फोकस होके मैं कोई ना कोई एग्जाम क्लियर कर लूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। करेक्ट, करेक्ट। और अभी आपको पता है कि काफ़ी सारे रिज़ल्ट साथ में ही आए हैं, जैसे आरआरबी पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, तो इसमें से आपने कौन से एग्ज़ाम दिए और उसका रिज़ल्ट क्या आया? आईबीपीएस पीओ छोड़ के। सर मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क एग्जाम ही दिया था। एसबीआई पीओ में एज जो था वो मेरा कम हो रहा था, इसलिए मैं ओके, फॉर्म फिल नहीं कर पाई थी। और आरआरबी पीओ और क्लर्क के टाइम पे मेरी डिग्री नहीं आई हुई थी, इस कारण मैं वो फॉर्म भी फिल नहीं कर पाई थी, तो मैंने ये 3 एग्जाम्स ही दिए हैं। ओके। और बाकी इसमें क्या हुआ फिर? जैसे एसबीआई क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क में क्या रिज़ल्ट आया आपका? सर उस उन दोनों में मैं थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गई। मतलब देखो, मतलब ये जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं ना, उनको मतलब ये थोड़ा अजीब लगेगा कि किसी का क्लर्क में नहीं हो रहा है और पीओ में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, उनका एसबीआई क्लर्क नहीं निकला, लेकिन एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क नहीं निकला, लेकिन पीओ निकल गया। आपको क्या लगता है क्या रीज़न होगा इसका? सर एक तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम टाइम पे आपका लाइक हम क्या पढ़ के गए वो तो मैटर करता ही है, लेकिन एग्जाम टाइम पे मतलब आपके माइंड किस तरह काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना एग्जाम में, जैसे क्वेश्चंस आते भी बहुत टाइम हम क्वेश्चन के सिलेक्शन में ही वेस्ट कर लेते हैं या फिर किसी कारण से अच्छे से नहीं दे पाते एग्जाम। और कभी कभी होता है जैसे कोई पजल लिया है तो उसमें कोई पजल होगा सर, आप सेलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो पजल सॉल्व हो जाता है, और कभी कभी होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, तो फिर वो टाइम चला गया तो उस कारण ज्यादा क्वेश्चन फिर आगे हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और एक जीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मुझे लगता है। यस, जैसे करेक्ट। कि मुझे ऐसा फील हुआ कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क में आईबीपीएस पीओ में जीए इजी था एज कम्पेयर टू आईबीपीएस क्लर्क, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लीड मिला। ओके। तो आपने अभी प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा आपको पता है डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अलग होती है। तो आपने यस कितने सर। मॉक टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स में और मेंस में? सर प्रीलिम्स का तो लाइक मुझे इतना याद भी नहीं कि मैंने कितने मॉक्स, मतलब अनकाउंटेबल मॉक्स ही मैंने दिए थे। ओके, 2 मॉक्स तो डेली मतलब फिक्स था एग्जाम से पहले कि 2 मॉक तो देना ही है, एक सुबह और शाम में, क्योंकि प्रीलिम्स के मॉक्स 1 घंटे के होते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। करेक्ट, और करेक्ट, एक तरह से होता है कि मतलब रिवीजन भी हो जा रहा है, फिर उसके लिए आपको अलग से कुछ प्री के लिए फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मॉक के थ्रू ही आपका रिवीजन हो जा रहा है, मॉक को बाद में सॉल्व कर लो। और मेंस का मॉक मैं जैसे कि प्री का एग्जाम दे देती थी, उसके बाद मेंस का मॉक देना स्टार्ट करती थी, और प्री के एग्जाम से पहले भी थोड़ा बहुत टाइम मिला तो देती थी। ओके। और अभी आप इंटरव्यू में आते हैं तो आपका मतलब जो इंटरव्यू का स्कोर कितना है आपको पता चल गया होगा आई थिंक? यस, इंटरव्यू में मेरा 73 मार्क्स है। ओके। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें आप ऐसे 2 एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर दिया और ऐसा दूसरा क्वेश्चन कि जहाँ पर आपको डिफिकल्टी आई कि आप उसका आंसर नहीं दे पाए। ओके सर। सर इंटरव्यू में एक तो मैम ने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि आपका अगर, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, रूरल एरिया कहीं भी हो सकती है, तो अगर रूरल एरिया में आपका पोस्टिंग होता है तो एज अ फीमेल आप अपने लाइफ को कैसे मैनेज करेंगी। तो इस क्वेश्चन का मैंने प्रिपरेशन भी करा था पहले से, तो मैंने अच्छे से आंसर दिया। फिर इस पे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या स्कीम्स हैं फीमेल्स के लिए बैंक में, तो वो बताओ। फिर इस पे फर्दर क्वेश्चंस बढ़ते चले गए, कोई एक टॉपिक स्टार्ट होता है इंटरव्यू में तो उसी पे करेक्ट, क्वेश्चंस आगे चल जाते हैं। तो मुझे वो लगा। और एक क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा था कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, तो मैंने उनको लता मंगेशकर बताया, और सरोजनी नायडू वो सुनना चाहते थे। वो मेरे करेक्ट। दिमाग में उस टाइम पे आ नहीं रहा था, ड्यू टू थोड़ा सा नर्वसनेस के कारण, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक किया। यस, तो आपने इंटरव्यू हिंदी में ही दिया था? यस सर, वो क्वेश्चन भी हिंदी में ही पूछ रहे थे और मैंने आंसर ओके। भी। मतलब आपको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज जो मीडियम है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब आप इंग्लिश में दो या हिंदी में? यस सर, मुझे लगता है कि वो आप जिस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, अपने थॉट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, उसी ऑप्शन को चूज करो, मुझे ऐसा फील होता है, और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। करेक्ट, करेक्ट। तो आपका मतलब जो मॉक इंटरव्यू हुआ था एग्ज़ाम में उसके कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए एक्चुअल इंटरव्यू में? हाँ, जैसे कि उन्होंने मेरे से पूछा था इस इंटरव्यू में कि बैंक्स के प्रेफरेंस आपने ऐसे क्यों डाले हैं, तो ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। और फिर लाइक और भी जैसे वही केमिस्ट्री करने के बाद आपने बैंकिंग पे क्यों स्विच करा, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो थे, ये तो बेसिक्स थे, तो ये सारे पूछे थे।
और एक करेक्ट। दो स्कीम्स के बारे यस। में भी जैसे इंटरव्यू में सर ने मेरे से पूछा था, और वो सेम स्कीम वहां पे भी पूछ लिए गए थे मेरे से। करेक्ट, करेक्ट। तो जब आपका मतलब जो रिज़ल्ट का डे था, आप सबको पता है कि 1 तारीख को रिज़ल्ट आता है, तो उस दिन मतलब कैसा माहौल था? आपने सबसे पहले रिज़ल्ट किसको बताया और क्या फीलिंग्स थी आपकी फैमिली मेंबर्स की? सर सुबह से तो मैं बहुत मतलब टेंस थी, और सुबह ऐसा होता था कि खुद ही नींद खुल गई उस दिन, और उसके बाद नींद तो आ ही नहीं रही थी। किसी अच्छा। काम में मन भी नहीं लग रहा था, कंटिन्यूअस फोन ही चेक किए जा रही थी कि अब आया रिजल्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा आईबीपीएस कलर का भी रिजल्ट आने वाला था और पीओ का। हुँ, तो मैंने पहले कलर का रिजल्ट खोला तो उसमें नहीं हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा मतलब फिर डर लगने लगा कि पता नहीं अब उसमें भी नहीं हुआ होगा, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है। तो फिर मैंने उसका चेक किया तो उसमें आ चुका था। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई। और फिर पापा भैया सब घर पे ही थे, सबको बताया, सारे लोग बहुत खुश थे। करेक्ट। और आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब अभी रिज़ल्ट आने के बाद तो अभी आप वेट कर रहे होंगे कि कब जॉइनिंग है, तो इन बिटवीन जैसे लेज़र टाइम होता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पसंद है? सर मुझे नॉर्थ इंडियन फूड कुक करना पसंद है, और मैंने अपनी इंटरव्यू में भी यही मेंशन किया था, और इस पे भी क्वेश्चंस में से बहुत सारे पूछे गए थे। करेक्ट। और अभी जो जैसे आपको पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था, कुछ लोगों का पॉइंट 1, पॉइंट 2 मार्क्स से रह गया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करोगे कि आगे अभी कैसे प्लानिंग करनी है आगे के एग्ज़ाम्स की? सर सबसे पहला तो रिजल्ट नहीं आने पे थॉट मन में ये आता है कि क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ, या फिर नहीं हुआ, एक साल और लग जाएगा, टाइम एक साल वेस्ट हो रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत वो होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वैसे कैंडिडेट्स को ये सोचना चाहिए कि आप यहाँ तक आए हो, जहाँ करेक्ट। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, और आप यहाँ तक पहुंच पाए हो, तो वो थोड़े बहुत मार्जिन से रह गए हो तो वो मैटर नहीं करता। आप यहाँ तक आए हो वही बहुत बड़ी बात है। और हार नहीं माननी है, पेशेंस के साथ, और मोटिवेट होकर प्रिपरेशन करना है और सिलेक्शन लेना है। करेक्ट। और आपका मतलब काफ़ी यंग एज में सिलेक्शन हुआ है, तो आगे का आपका प्लान क्या है? मतलब आगे आपको क्या करना है या बैंकिंग में ही आगे करियर करना सर अभी तो लाइक अभी ये बैंकिंग ही ज्वाइन करना है, और फिर उसके बाद जैसे मतलब जॉब में जाने के बाद कितना टाइम मिलेगा, कैसे वो, तो मैंने सोचा है आरबीआई और नाबार्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आगे करूंगी। है? करेक्ट। और अभी आपका कोई जॉइनिंग प्रोसीजर चालू हुआ है कि अभी तक कोई हुआ नहीं, डीवी और बाकी तो सारी सर चीज़ें? अब अभी तक कोई मेल नहीं है। ओके। और आपको पोस्टिंग अगर कहीं पे भी मिलता है इंडिया में, तो मतलब आप जाओगी वहाँ पर जॉब करने के लिए, साउथ में जैसे ये नॉर्थ ईस्ट? या ये सर मैं इसके लिए मेंटली पहले से ही प्रिपेयर्ड हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। करेक्ट। और यहाँ पर ना हमने बहुत देखा है कि आपको भी पता है कि थोड़ा हमारे यहाँ पे ना मतलब सिलेक्शन में मैंने देखा है कि नियर अबाउट 25% लड़कियाँ होती है और 75% लड़के होते हैं। तो इसमें आप जो गर्ल्स है जो थोड़ा-सा कभी-कभी ना मतलब डेयरिंग नहीं करती है ऐसे लोकेशन पे बाहर जाने की, उनके लिए आप कैसे एडवाइस करोगे कि जो सुन के फिर उनको भी मोटिवेशन आएगा और वो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं? सर एज अ गर्ल कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कई जगह पे, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल फीमेल्स का पार्टिसिपेशन हर जगह पे हो रहा है। करेक्ट, इवन फैक्ट्रीज में भी लेडीज काम करती हैं, फोर्सेज में जा रही है। कोई ऐसा फील्ड अब नहीं रह चुका है जहाँ फीमेल्स काम नहीं कर सकती हैं। तो बस ये सोचना है कि अगर वो कर सकती हैं, वो बॉर्डर पे इतने दूर अपने फैमिली से सबको छोड़ के रह सकती है वैसे क्लाइमेटिक सिचुएशंस में, तो हमारा तो फिर भी उनसे थोड़ा रिलीफ है। तो जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और सर सबसे बड़ी बात है, सार हम अपने माइंड को अगर प्रिपेयर रखते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट। और ये मतलब आपने इंटरव्यू हिंदी में दिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट देते हैं, तो थोड़ा-सा जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े ना, उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो आपने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव किया और आप स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे इंग्लिश के लिए? ये सर मैं भी सीबीएसई बोर्ड से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक था एज करेक्ट, कम्पेयर टू आंट्स एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि रीडिंग तो सबसे मस्ट है, रीडिंग जरूर करना है। क्योंकि रीडिंग करने से एक तो आपका जैसे आरसी आता है एग्जाम में, तो उसमें भी हेल्प मिलेगा। प्री आरसी थोड़ा इजी होता है, मेंस का थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो करने से वो दोनों हो जाएगा। और उससे वो कैब भी, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो जो वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो उसको सर्च करो, और एक वर्ड रिपीट तो होते ही है, कुछ टाइम इंटरवल पे वो रिपीट होंगे, और बार बार जब हम एक ही वर्ड्स को देखेंगे तो वो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद होने लगेगी। तो रीडिंग तो सबसे जरूरी है। और वोकैब के लिए द वर्ड पार मेड इजी एक बुक है, अगर वो फॉलो कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बुक है। और एक निमिषा मैम है, मैं उनको भी फॉलो करती थी, उनकी क्लासेस देखती थी। तो ये करेक्ट, सारी चीजें, और फिर मॉक्स, जितने मॉक्स दे पाओ, सेक्शनल दे पाओ, अगर जो सेक्शन वीक है ट्राई करो कि उसके सेक्शनल मॉक्स ज्यादा दो। तो करेक्ट। उससे
और उसके बाद ये नहीं, मॉक देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करना है, कहाँ अगर गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक, उसको अच्छे से, सिर्फ मॉक नहीं देना है, उसको प्रॉपर देखना है, सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें करके थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 महीने, लेकिन फिर इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। Thank you, Siva, for interacting with our students and candidates, and all the best for your bright career in the Central Bank of India. और आप जब जाओगी तो आप बोलेंगे कि मैं सीबीआईसी हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज सामने कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने ना ये एक्चुअली रियल लाइफ में मतलब ये फेस किया है, ऐसा होता है कभी। यस सर, थैंक यू सर। ओके।